प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं अवनीश पी शर्मा जी। अवनीश सर, स्वागत, नमस्कार। संदीप जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अवनीश सर, एक घटनाक्रम जो है बड़ा तेजी से चल रहा है और उसने जो है थोड़ा-सा मीडिया स्पेस काफ़ी ले लिया है, केजरीवाल जी के संबंध में। पर हुँ, एक नाम जो है कल ट्विटर पे काफ़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा था। कल केजरीवाल जी दिल्ली की सड़कों पे ट्रेंड कर रहे थे और उसी समय अ, ट्विटर पे या एक्स जो आज की डेट में है, वहाँ पर एक नाम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, दैट वाज़ जस्टिस खन्ना। तो ये खन्ना साहब क्या वही हैं जो जिन्होंने केजरीवाल को अ, बेल दी है, ज़मानत दी है, आम भाषा में? या जी स जी। और दोनों का संबंध क्यों, मतलब किन कारणों से जो है ये दोनों एक साथ खन्ना जी और केजरीवाल जी पाए जा रहे हैं? अवनीश सर? बिल्कुल, बिल्कुल। संदीप जी, बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया है। आप देखिए, इस देश की न्यायपालिका के लिए कितने सुनहरे, कितने अच्छे, कितने सुंदर दिन हैं कि हमारी न्यायपालिका जो अपनी पूरी गंभीरता के लिए जानी जाती है, उस पर भी सर्वोच्च न्यायपालिका जो अति गंभीरता के लिए जानी जाती है, वो लोक मीडिया। सोशल मीडिया क्या है? जन मीडिया है, लोक मीडिया है, वो किसी कॉर्पोरेट हाउस की खबरों की दुकान नहीं है। वहाँ इस देश का आम आदमी अपनी अभिव्यक्ति करता है। वहाँ पर ट्रेंड हो रहे थे। जस्टिस खन्ना बिल्कुल वही हैं। इससे पहले कि मैं आगे बात करूँ, मुझे हँसी आती है और साथ-साथ बेहद दुःख भी होता है इस देश की स्थापित मीडिया पर, कि उनके न्यूज़ रूमों के डेस्क में ज्ञान का स्तर कहाँ पहुँच गया है और वो कितना होमवर्क करते हैं। अरविंद केजरीवाल को जिस दिन से तिहाड़ की सेल से बाहर निकाल के लोकतंत्र में उनकी भूमिका, चूंकि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, आहाहाहा! क्या कारण है साहब किसी कैदी, विचाराधीन कैदी को बाहर रखने का। उनको जिस दिन तिहाड़ से बाहर निकाला गया, उस दिन से ही इस देश की स्थापित मीडिया हम सारे वालों को क्या बता रही है? अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली। इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा झूठ ये पूरे देश में फैलाया जा रहा है। मीडिया ने फैलाना शुरू किया, बिना किसी होमवर्क के फैलाना शुरू किया। आप ये बताइए, बेल किस आधार पर मिलती है? न्यायालय में बेल जब कोई विचाराधीन कैदी या कोई आरोपी जब बेल एप्लीकेशन अपने वकील के माध्यम से मूव करता है, तब बेल मिलती है, चाहे वो रेगुलर बेल हो, चाहे वो इंटरिम बेल हो। अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुकदमा अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो किस बात का लड़ रहे हैं? वो इस बात का लड़ रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, मेरी गिरफ्तारी गलत है, इसलिए मेरी गिरफ्तारी को क्वैश किया जाए, खत्म किया जाए, यानी मुझे रिहा किया जाए और मेरे खिलाफ जो ईडी ये केस चला रही है, वो पूरी तरह अवैध है, उसको निरस्त किया जाए। एक मुकदमा है केवल, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं। आज तक जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने न किसी रेगुलर बेल, न किसी इंटरिम बेल की कोई एप्लीकेशन अदालत में नहीं डाली। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल कहां से दी? ये एक इतनी बड़ी फैक्चुअल गलती है जिसको प्रचारित किया जा रहा है। दरअसल कोई अदालत किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को बेल दे ही नहीं सकती जब तक कि वो एप्लीकेशन मूव ना करे। लेकिन यहां हुआ है, खन्ना साहब की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को रिहा किया है। सर, ये रिहाई पेरोल पे हुई है, क्योंकि टेक्निकली कोई न्यायाधीश या कोई देश की कोर्ट किसी अभियुक्त या किसी विचाराधीन कैदी के बारे में स्वतः संज्ञान लेके उसको पेरोल दे सकता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा विचाराधीन कैदी हो जो बिल्कुल बेचारा हो, जो अपना एक वकील न रख सकता हो, लेकिन उसके माँ की मृत्यु हो गई हो, उसके घर में कोई ऐसी कैलेमिटी हो गई हो, कोई ऐसी जरूरत हो गई हो, तो उस केस में स्वतः संज्ञान लेके उसको पेरोल दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। दुनिया में, भारत में कि न्यायिक इतिहास में कोई ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पर बिना बेल एप्लीकेशन लगाए किसी को बेल दी गई हो। इसलिए यह झूठा प्रचार बिल्कुल बंद होना चाहिए और शर्म आती है इस देश की मीडिया पर और पूरे इकोसिस्टम पर, पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने वालों पर। खैर, अब आते हैं आपके प्रश्न पर। साहब, जस्टिस खन्ना
इसलिए ट्रेंड हो रहे थे क्योंकि जस्टिस खन्ना की बेंच ने जब पेरोल दिया था अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। वो शर्तें क्या थी? वो शर्त ये थी कि अरविंद केजरीवाल बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएंगे। बीइंग चीफ मिनिस्टर वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे, अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं कर सकेंगे, किसी कागज, किसी पेपर पर साइन नहीं कर सकेंगे। अरविंद केजरीवाल खुद इतने शातिर हैं कि उन्होंने बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं तो साइन करने का मामला तो उन्होंने पहले से ही सेट कर रखा है। इसके अतिरिक्त और क्या शर्तें थी? और शर्त ये थी कि साहब अरविंद केजरीवाल जिस केस में उनको पेरोल दिया जा रहा है, उस केस यानी दिल्ली शराब घोटाले के मामले में कहीं कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, इसलिए उनको पेरोल हम दे रहे हैं, वो जाएं, लोकतंत्र का महापर्व मनाएं। हालांकि ये भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये कौन सा आधार होता है किसी को पेरोल देने का। अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है? मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि ये खन्ना और अरविंद केजरीवाल का सड़क पर नाचना, इन दोनों में रिश्ता क्या है। इससे पहले 16 तारीख को अपनी रिहाई के बाद इनकी हरकतों के चलते 16 तारीख को सॉलिसिटर जनरल और ईडी सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा साहब आपने जिस अभियुक्त को, जिस विचाराधीन कैदी को पेरोल दिया है, आपकी शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। क्या किया था अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि अगर आपने हमको वोट दिया और इंडी गठबंधन की सरकार बन गई केंद्र में, तो मैं 2 जून की रोटी तिहाड़ की सेल में नहीं खाऊंगा और मैं तिहाड़ से आजाद हो जाऊंगा। अगर आपने इंडी गठबंधन की सरकार इस देश में नहीं बनवाई, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार अगर दोबारा आई, तो मैं 2 जून को मुझे तिहाड़ जाना पड़ेगा। ये इतना बड़ा करारा तमाचा मारा था अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुंह पे। आप जरा सोचिए, इस बात की गंभीरता आप जरा सोचिए। उन्होंने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल को पेरोल दिया उसी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या किसी केंद्र सरकार के बदल जाने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल जाएगा? यही तो कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कह के कि साहब अगर सरकार बदल गई तो हम रिहा हो जाएंगे। केंद्र सरकार रिहा करेगी, सुप्रीम कोर्ट का काम केंद्र सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है, इंडी गठबंधन की सरकार आ जाती है। जैसे ही पब्लिक मीटिंग में अपनी इस शर्त का उल्लंघन किया, सॉलिसिटर जनरल और ईडी तुरंत पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने 16 तारीख को यह कहा कि साहब ये देखिए, आपने जिसको रिहा किया है उसने पहली शर्त का उल्लंघन किया, आपकी अवमानना की है और ये कह रहा है कि अगर सरकार बदल गई तो आप उसको छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजर नीचे झुकाई और जैसे एक शर्माती सी दुल्हन होती है ना कि अरे साहब हमसे हो गया, ठीक है, अवॉइड कर दिया। कल अपने तोते विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद, और एक चीज जान लीजिए, ये दर्शक भी जान लें, ये कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, ये विशुद्ध आईपीसी का क्रिमिनल केस है जो विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में चल रहा है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल का वो तोता अरेस्ट होता है, अरविंद केजरीवाल सड़क पर निकलते हैं, बीजेपी ऑफिस तक जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं कि माइक देखते ही उनका मुंह, छाती, पेट, गुर्दा, फेफड़ा सब खुल जाता है। उन्होंने पहले भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में फर्जी तरीके से मुझे अंदर कर रखा है, कहां, और अगर शराब घोटाले में पैसा आया तो कहां है पैसा? पैसा मिला कहां? ये लगातार वो कह रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पेरोल दिए जाने की दूसरी शर्त का खुला उल्लंघन है, क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि शराब घोटाले पर नहीं बोलोगे, ये उस शर्त में लिखा हुआ है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने साफ साफ तौर पर पहले भाषण दिया, उसके बाद वो अपना सड़क पर मजमा निकाले। जैसे ही ये हुआ, इस देश के जनता ने, इस देश की लोक मीडिया ने इसका संज्ञान लिया और ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जनता ने ये मिस्टर खन्ना को, जस्टिस खन्ना को याद दिलाया कि साहब आपने जिसको पेरोल दिया है वो आपकी शर्तों का खुला उल्लंघन कर रहा है, वो भाषण में इस तरह की बात कह रहा है। यही कारण था कि कल जन मीडिया, लोक मीडिया, ट्विटर पर जस्टिस खन्ना ट्रेंड कर रहे थे। जी सर, वैसे भी किसी भी जो विचाराधीन केस होता है, सब जुडाइज जिसको बोलते हैं,
उस पर तो वैसे भी कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहता है या नहीं करना चाहिए, वो अदालत की अवमानना होती है। भाई इन्होंने कहा कि पैसा कहाँ मिला, तो इसकी तो जांच चल रही है। यह तो केस कोर्ट में चल रहा है, इसका फैसला कोर्ट साहब करेंगे, जज साहब करेंगे संदीप ना, जी, जज साहब बताएंगे कि मिला या नहीं मिला। जी संदीप जी, अरविंद केजरीवाल जैसा गिरोह का सरदार और उसके गिरोह के बारे में आप कोई ऐसा मानक नहीं तय कर सकते। ये नई राजनीति वाले हैं, सतही राजनीति वाले हैं। नहीं वो ठीक है, तो इसलिए मैं बेसिक इनसे ये अपेक्षा मत करिए, इनसे ये अपेक्षा सर मत करिए। सर एक पैरेलल उदाहरण देना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें तो उन जज साहब की भी अवमानना हुई है जो इस केस को सुन रहे हैं। सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट हुई की है। तो पैरोल के बेसिस पे हुई है, इसमें तो उन जज साहब की हुई है। भाई फैसला अरविंद केजरीवाल पहले ही सुना रहे हैं, जज साहब क्या करेंगे कोर्ट में? वहां तो केस बिल्कुल चल हुई रहा है। है ना। मैंने जी मैंने इसीलिए कहा हाँ, कि दूसरी बात कम से कम दूसरी इस व्यक्ति से, हाँ बोले बोले। दूसरी बात सर, एक बहुत बड़ा केस चल रहा था श्री राम मंदिर जन्मभूमि का। कोई भाजपा का आदमी या कोई भी सब कोई यहाँ, इवन देन जो लोग वकील थे, जो लड़ रहे थे, जो भी थे, उन्होंने कहा कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। संदीप इतना जी, बड़ा मैं मैटर, आपकी इतनी बड़ी चिंताओं को आस्था। सर, मैं मैं कह रहा आपकी हूं, मैं चिंताओं दूसरी को बात पे आ बार रहा हूँ बार, सर। हाँ जी, तो कोर्ट भी जो अवमानना क्या है, अवमानना भी क्या उनके डिस्क्रिशन पे है कि किसी के अवमानना कोई जो है कुछ भी कह देगा तो वो अवमानना हो जाएगी, उसको हम उठा के जेल भेज देंगे। और कोई कुछ भी सड़क पे करता, ये मेरा सवाल सर ये है कि केजरीवाल को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों है? व्हाई इज ही मोर इक्वल देन दी अदर्स? ठीक बात, ठीक बात है। मैं यहाँ पर दो चीज कहूंगा आपको, मैं दो चीज कहूंगा। अरविंद केजरीवाल नाम के गिरोह के सरदार से आप इस तरह की किसी नैतिकता, इस तरह की किसी समझदारी की कोई अपेक्षा मत करिए। दूसरी बात, कोर्ट की बेइज्जती हो रही है, कोर्ट के मुंह पे तमाचा लग रहा है, ये कोर्ट को तय करना है, स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना है, अगर अवमानना है या कुछ भी है। तो इसलिए इसमें संदीप और अवनीश डिसाइड नहीं कर सकते, ये कोर्ट को देखना है, जिसके मुंह पे थप्पड़ लग रहे हैं उसको देखना है। मैं अब दूसरी बात पे आ रहा हूं। आप ये बताएं, विभव कुमार जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर लगी हुई धाराएं क्या हैं? और कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया, क्या ये राजनीतिक मामला है? भाई, शराब घोटाले को आप मान सकते हैं कि ये आर्थिक अपराध का मामला है। बाकी चीजों को आप कह सकते हैं। यहां तो साहब आईपीसी की 5 धाराएं लगी हैं, 354, 506, 509 और 323। जरा इन धाराओं को बांच लीजिए। इनमें से 2 ऐसी धाराएं हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं। आईपीसी की धारा 223 क्या कहती है? किसी भी शख्स को जानबूझकर चोट पहुंचाने के इरादे से 1 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना दोनों हो सकता है। सबसे खतरनाक धारा है 354 बी, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला, आपराधिक बल का उपयोग, ये केस बनता है। 506 आपराधिक धमकी से जुड़ा हुआ है, इसमें 2 साल की सजा हो सकती है। 509 किसी भी महिला को अपमानित करने के लिए कुछ कहना, अश्लील इशारे करना, इस तरह की हरकत करना, इसमें 2 साल और जुर्माना दोनों हो सकती है। 341 अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत तरीके से रोकता है, टोकता है, तो इसमें भी 1 महीने की जेल मिल सकती है। इन 5 धाराओं में से 2 ऐसी धाराएं हैं जो नॉन बेलेबल हैं। आप कुछ कह रहे हैं? सर ये एफआईआर भी तो कराई है इन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा के सर, मेंबर ने। ये पूरा देश जानता है। अब देखिए, हम्म, इनका इकोसिस्टम एक बात प्रचारित कर रहा है कि ये बिल्कुल गलत एफआईआर है, लेकिन विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड दिया है जज ने। परसों रात को सुनवाई करते हुए 5 दिन की पुलिस रिमांड दिया है। जुडिशियल कस्टडी और न्यायिक और पुलिस रिमांड, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। सीबीआई या ईडी के पास कोई हवालात नहीं होती, उनके पास कुछ कमरे होते हैं जहां मेज कुर्सी होती है, वहां पर बैठा के इंट्रोगेशन होता है। लेकिन पुलिस हवालात में क्या सीन होता है, ये आप जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। तो पुलिस रिमांड में काफी फर्क है। अब देखिए, जज ने पुलिस रिमांड क्यों दी? कारण ये है कि ये जो 5 धाराएं लगी हैं विभव कुमार के ऊपर, इनमें प्राइमा फेसी उसका अपराध ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब तक दिल्ली पुलिस ने जितना काम कर चुकी है, उसी आधार पर पर्याप्त सजा
मिलेगी विभव कुमार को, उसको जमानत तो छोड़ दीजिए, उसको एक्सक्यूशन होगा, उसको सजा मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं। एफआईआर पब्लिक में है। एफआईआर में क्या लिखा हुआ है? एफआईआर में लिखा हुआ है कि फलाने फलाने फलानी जगह पर मुझको मारा और मुझे चोट लगी। ठीक, जैसे मैं ये कहूं संदीप जी ने मुझे 2 लाठी यहां मारा और 3 लाठी मेरे यहां मारा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया? स्वाति मालीवाल को एम्स में मेडिकल कराया है। छोटी जगह पर नहीं कराया है, किसी ऐसी तैसी जगह पर नहीं कराया, एम्स में मेडिकल कराया है। और अवनीश कुमार ने जब कहा, यानी विभव स्वाति मालीवाल ने कहा कि 2 डंडा यहां मारा और 3 डंडे यहां मारे, मेडिकल में वो सारी जगहों पर चोट लगना मेडिको लीगल रिपोर्ट में लिखा हुआ है, प्रूव्ड है। यानी कि पहला एलिगेशन एफआईआर का कि मारा पीटा वो सिद्ध हो चुका है। और जब जज साहब देखिए, दिल्ली जज की जो कोर्ट की कार्रवाई है वो दूसरे तरीके से चलती है। जज ने पूछा होगा कि भाई क्या आधार है, ये आरोपी है, एक महिला ने एफआईआर कराया है, क्या आधार है? दिल्ली पुलिस ने कहा साहब ये एफआईआर है, इसमें ये 5 उंगलियां यानी 5 आरोप हैं और ये है मेडिकल रिपोर्ट, इसमें इन 5 जगहों पर मारना लिखा हुआ है और डॉक्टर ये बताते हैं कि उन्हीं 5 जगहों पर चोट लगी हुई है। यानी दोनों चीजें मैच कर गई और पुलिस रिमांड देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि कोई भी ऑर्डर लेने के लिए पुलिस को जज को कन्विंस करना पड़ता है। अब जज आप कहेंगे कि फिर रिमांड क्यों दिया, जब प्रूव हो गया तो फिर 5 दिन का रिमांड पे क्यों रखा हुआ है? तब पुलिस ये कहती है कि साहब इस व्यक्ति से हमको ये और प्रूव करनी है, क्योंकि सजा लायक पर्याप्त सबूत ऑलरेडी मेडिको लीगल रिपोर्ट से मिल चुका है। लेकिन जो कुछ और धाराएं हैं, अश्लील इशारे करना, गलत तरीके से छूना, जाने से रोकना, तो विभव कुमार की सजा और बढ़े, उच्चतम कार्रवाई हो, क्योंकि पुलिस का यह नियम होता है कि अगर कोई शिकायत करता है किसी के खिलाफ, तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती हो वो पुलिस दिलवाए उसको। तो जज को ये कहा पुलिस ने कि साहब देखिए ये कुछ वीडियो क्लिप्स थे, उसको फॉर्मेट किया गया है फोन को, इसलिए इसका ये बंदा हमको और चाहिए। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज शीश महल का हमको पूरा नहीं मिला है, इसलिए ये बंदा हमको चाहिए। और जो सबसे खतरनाक बात है, एक फिर झूठ फैलाया जा रहा है, क्या विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का पीएस या पीए है? नहीं है, सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड भी नहीं है, बर्खास्त है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड बर्खास्तगी। विभव कुमार को खुद दिल्ली पुलिस के, दिल्ली सरकार की विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किस आधार पर उसको बर्खास्त किया? इस आधार पर बर्खास्त किया कि इसकी नियुक्ति ही अवैध तरीके से हुई है, इसलिए इसको बर्खास्त किया जाता है। एलजी ने ऑर्डर पास किया। ऐसे में शीश महल आज की डेट में क्या है संदीप जी? घटना स्थल, क्राइम वाली जगह है, जहां एक क्राइम हुआ, एक महिला के साथ हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के सीएम का कोई ऑफिशियल स्टाफ नहीं है, घटना के बाद वह वहां पर क्या कर रहा था? क्योंकि गिरफ्तारी उसकी हुई है शीश महल से, यानी वो सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा था, वो गवाहों को धमका रहा था। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस पूछेगी तो वहां के चपरासी, वहां के माली, वहां के सिक्योरिटी वाले सबसे पूछेगी ना। तो यही सारी चीज परसों रात को जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट साहब को बताया, जज साहब को बताया कि साहब देखिए ये लगातार फोन फॉर्मेट कर दिया, बाकी जानकारी नहीं दे रहा है, फोन का पासवर्ड नहीं बता रहा है, और तो और वो घटना वाली जगह पर से हम इसको पकड़ के ले आए हैं, ये वहां पर जाके गवाहों को धमका रहा है, ये कर लिया है। इसलिए कोर्ट ने उसको 5 दिन की रिमांड दे दी। अब एक चीज आप सोचिए कि स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं, अब यहां पर स्थापित मीडिया का खेल आप देखिए। किसी के भी ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं होता, हमको अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि किसी के बेडरूम में, किसी के बाथरूम में, किसी के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरास हो, ठीक है। शीश महल में भी नहीं है, कोई बात नहीं, लॉबी में होता है, गेट पे होता है, बाकी जगहों पर होता है, ऑफिस में सीसीटीवी होता है, अच्छी बात है। अब ऐसे में विभव कुमार ने बदतमीजियां की, जो गैर जमानती धाराएं हैं जिसमें अश्लील हरकत, गलत जगह छूना, भाई मारपीट तो निकल आया, छाती पे मारा है, मेडिकल में आ गया, बाकी संवेदनशील जगह पे मारा है, मेडिकल में आ गया, लेकिन अश्लील इशारे, गलत तरीके से छूना, ये सब कैसे सिद्ध होगा? उसके लिए वीडियो फुटेज चाहिए। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल के गिरोह ने जल्दीबाजी में कितनी बड़ी गलती की है।
अरविंद, मैं नाम ले रहा हूं चैनल का, आज तक वो चैनल है खबर की दुकान है, जिसके जरिए कुछ वीडियो क्लिप दिखाई गई, 2 वीडियो क्लिप आई और उन वीडियो क्लिप से ये साफ तौर पर नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया कि स्वाति मालीवाल झूठी हैं, उनको कोई चोट नहीं लगी। उल्टा एक वीडियो में ये नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया कि स्वाति मालीवाल ने बदतमीजी की है विभव कुमार के साथ, जिसमें वो गंजा और साला शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही। यहां फंस गया पूरा गिरोह, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने अपने एफआईआर में ये लिखा है कि जब उसने मुझे पूरी तरह से मारपीट लिया, तब वो गया और मैंने जब उसको धमकी दी कि मैं 112 पीसीआर पे कॉल करने जा रही हूं और मैंने कॉल कर लिया और पुलिस थोड़ी देर में आने वाली है, ये एफआईआर में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर में लिखा हुआ है। तब वो दौड़ के गया, बाहर से वो सिक्योरिटी गार्ड बुला के लाया और सिक्योरिटी गार्ड से मुझे उठवा के बाहर करने का प्रयास करने लगा और खुद मेरा वीडियो बनाने लगा। किस फोन से? उसी फोन से जिसको उसने फॉर्मेट किया है। स्वाति मालीवाल का यह आरोप सीधे सीधे फिर एक बार मेडिको लीगल का जो मैचिंग है उसी तरह से मैच कर रहा है, क्योंकि अगर उस वीडियो में कोई संदेहास्पद चीज या बाकी सबूत नहीं थे, क्योंकि वो वीडियो लंबा है, स्वाति मालीवाल का कहना है, और उन्होंने कहा कि डेलिबरेटली 50 सेकंड का एक क्लिप निकाल के वो उसने मीडिया में चलाया, तो ये अस्तर है इस देश की मीडिया का। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पूरा इकोसिस्टम अरविंद केजरीवाल का वो सक्रिय हो जाता है और प्रयास करता है ये साबित करने के लिए कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। सर, ये वो गलती है और चोरों से बड़े बड़े अपराधी से छोटी गलती होती है। इस अपराध में बहुत सारे लोग ये चला रहे हैं कि साहब, बहुत सारे राष्ट्रवादी भी ये कह रहे हैं अरे साहब कुछ नहीं होता, हालांकि ये हास्यास्पद है। ये इसकी वजह भी खुद इस देश की न्यायपालिका है कि उसने अपना अस्तर, अपनी क्रेडिट कितनी गिरा ली है कि लोगों को ये विश्वास है कि 2 मिनट में छूट जाएगा, 2 मिनट में छूट जाएगा। मैं साफ तौर पर पूरे दावे के साथ आपके इस बातचीत में कह रहा हूं कि विभव कुमार नहीं छूटेगा, उसको लॉकअप से तो छोड़ दीजिए, अदालत से भी कोई जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना सबूत दिल्ली पुलिस ने जुटा लिया है केवल एफआईआर और मेडिकल के मिलान से, वो उसको सजा देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन हंसी और शर्म का विषय है इस देश की स्थापित मीडिया पर, इस देश के सो कॉल्ड जो इकोसिस्टम के कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रखर हैं, जो बोलते हैं, जो बकवास करते हैं, वो किस तरीके से एक अपराधी का एक क्रिमिनल केस में इस तरीके से बचाव और षड्यंत्र कर रहा है। और ये भी है सर कि ये स्थापित मीडिया जो है, अगर यही घटना कहीं किसी भाजपा के प्रदेश में हुई होती, जहाँ पे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, तो इनका रवैया पूरी तरह अलग होता और उसमें अगर कोई भाजपा का आदमी फंस रहा होता तो ज्यादा पीछे क्यों जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे जो आरोप लगाए गए उसमें ना कोई पीसीआर कॉल थी, कभी 7-7 साल पुराने आरोप लगाए गए और उसमें ये था कि इनको फांसी पे टांग क्यों नहीं रहे हो। और यहाँ पे जबकि पीसीआर कॉल है, जो विक्टिम है स्वयं मौजूद है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत घटना एकदम ताजी है, वो निकलते ही उसी समय, जिस समय घटना उसी समय पीसीआर पे कॉल की गई, दर्ज हो गया। 164 का बयान दिया स्वाति मालीवाल ने, पलट भी नहीं सकती अपने बयान से, कोई पता इसकी गंभीरता। हाँ, अनटिल अनलेस कोई, मैं आपसे बस यही आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ सर, स्वाति मालीवाल कोई क्या ही कहा जाए, उनकी भी क्या हरकतें रही हैं और किस प्रकार का कंडक्ट रहा है। ठीक है, महिला है और महिलाओं की आवाज उठाने वाले बोर्ड के चेयरमैन के रूप में बैठी थी, पर किस प्रकार के कंडक्ट उनके रहे हैं वो भी संदिग्ध रहे हैं सदैव। और है इन्हीं की सबसे पुरानी गिरोह जो आप कहते हैं केजरीवाल गिरोह की सबसे पुरानी सदस्य हैं वो और विभव, बाकी लोग संजय सिंह वगैरह सब बाद में है। क्या यह हो सकता है कि स्वाति मालीवाल कुछ दिन बाद एक, जो मुंबईया भाषा में कहते हैं मांडवाली करके, नेगोशिएशन करके अपना बेस्ट जो भी उनको ये, क्योंकि दोनों केजरीवाल और स्वाति मालीवाल हैं तो पुराने दिनों की याद करके ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के माफ कर दो टाइप्स हो जाए और ये अपना केस वापस ले लें तो बात खत्म हो जाए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया संदीप जी, आपने ये पॉइंट उठाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, ये पॉइंट चल रहा होगा, ये तो एक ही गिरोह के सदस्य हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये समझौता और पलट न जाए। आपने पहले ही अपनी बात में बता दिया कि 147 में बयान दर्ज है, वो बयान से अब पलटा नहीं जा सकता स्वाति मालीवाल की तरफ से इस आपराधिक केस में। ठीक, अब आते हैं 2011 में, ये और शर्म का विषय है और दिल्ली को इस बात के लिए सोचना चाहिए, दिल्ली की जनता को इस बात के लिए सोचना चाहिए। 2011 में आप याद कीजिए निर्भया केस,
निर्भया केस पर कितनी मुखरता से अरविंद केजरीवाल और इनका पूरा गिरोह खड़ा हुआ, महफिल लूटा और राजनीतिक लाभ उठाया। ठीक, वहां से चले थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि निर्भया केस के बाद महिलाओं के प्रति इस तरह की हिंसाओं को लेकर कानून और कड़े किए गए, और उसी का नतीजा है कि आज विभव कुमार के बारे में मैं दावा कर रहा हूं कि जितना काम पुलिस ने कर लिया है मेडिको लीगल और बाकी चीजों से, उतना ही सजा देने के लिए पर्याप्त है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो धाराएं लगी हैं महिलाओं के केस में, ये उस कानून के बनने के बाद लगी हैं। और ये इतने मजबूत कानून, आप बताइए, इसी देश में एक कानून है ना जिसका बड़ा मजाक भी बनाया जाता है, खासकर हम मर्दों द्वारा, कि साहब अगर कोई महिला पुलिस में जाकर मात्र इतना कह दे कि फलाने व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा था गलत इरादे से, तो गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। ठीक, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी कानून इतने कड़े किए जा चुके हैं कि अब इसमें किसी तरह की रियायत स्वाति मालीवाल नहीं दे सकती हैं, वो दे ही नहीं सकती, वो केस विड्रॉ नहीं कर सकती हैं जब तक अदालत कहे ना, जब तक पुलिस इस बात के लिए तैयार ना हो, क्योंकि ये महिला की सुरक्षा का मामला है। इसलिए स्वाति मालीवाल कम से कम इस केस में कोई मांडवाली करने की स्थिति में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक उदाहरण से मैच कर दूं, राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के जिस कागज को ऐसे ऐसे करके फाड़ा था कि नहीं साहब हम ये कानून बनाएंगे, ये गलत चीज है, उसी कानून के चलते लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के सजा याफ्ता मुजरिम है। तो इसी को कहते हैं संदीप जी प्रारब्ध। अरविंद केजरीवाल ने निर्भया केस से जो महफिल लूटी थी, आज उनका तोता उसी केस में पूरी मजबूती के साथ जेल के अंदर है। और जमानत तो छोड़ दीजिए, मैं एक बार फिर अपना दावा दोहराता हूं आपके सामने कि विभव कुमार उस केस में फंसा हुआ है जिसमें प्राइमा फेसी आरोप जो लगाया है स्वाति मालीवाल ने, वो सही सिद्ध हुआ है। इसको जज साहब ने माना है। पुलिस रिमांड इसीलिए दी है, अनर्गल कोई रिमांड नहीं दी जाती। लेकिन अब यहां पर स्वतः संज्ञान एक बार फिर चर्चा में आना चाहिए। जस्टिस खन्ना साहब को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा, आपने जिसको पेरोल दिया स्टार प्रचारक और लोकतंत्र की गरिमा बचाने के लिए, उसका घर शीश महल क्राइम का अड्डा बना हुआ है, अपराध का अड्डा बना हुआ है। और दूसरी मांग मैं कहूंगा कि साहब 120 बी आपराधिक षड्यंत्र रचने का, क्योंकि स्वाति मालीवाल मिलने गई थी अरविंद केजरीवाल से, इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल उस समय शीश महल में थे, पति पत्नी दोनों, सुनीता केजरीवाल भी वहीं थे। क्यों ना 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने का स्वाति मालीवाल के खिलाफ, इसमें भी पार्टी बनाया जाना चाहिए। और मैं आज आपके साथ इस बातचीत में कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए, धाराएं और इसमें ऐड होंगी और अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल भी इसी क्रिमिनल केस में एफआईआर का हिस्सा होंगे, चार्जशीट का हिस्सा होंगे। विभव, जैसा आपने बताया, विभव की गिरफ्तारी हुई तो शीश महल से ही है और वो बिना किसी आधार के वहां पे मौजूद था। और एक चीज और क्रिमिनल बचा रहे, एक चीज और जोड़ूंगा, जिस तरीके से 16 तारीख को पेरोल की शर्त का उल्लंघन किया था, जब उसने कहा, अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में यह कहा कि 2 तारीख को मुझे फिर जेल में चले जाना चाहिए, अदालत जी शर्मा गए, सॉलिसिटर जनरल और जो ईडी के वकीलों के सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो शर्त का इसने दूसरी बार उल्लंघन किया है, कि शराब घोटाले पर खुल के बोला है, उसके खिलाफ आज सॉलिसिटर जनरल और ईडी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर एक बार जज साहब को ये बताएंगे कि साहब देखिए, उसने 16 तारीख को जो हमने कहा था पहली शर्त का उल्लंघन किया, और कल उसने दूसरी शर्त का उल्लंघन किया, क्योंकि उसके वीडियोस भी हैं, उसके वो भी हैं। अब जरा देखना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट आज कौन सा नकाब ओढ़ेगी और जज साहब आज किस पल्लू में छुपेंगे। जज साहब तो छुट्टी पे गए सर, गर्मी की छुट्टी पे जाते हैं ना 2 महीने की, सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया सर। फिर भी कुछ बच्चे लगा दिए जाते हैं, तो कुछ जज साहब होते हैं कुछ स्पेशल केस में, क्योंकि इस यही सर देखिए, इस देश की न्यायपालिका को आप काम नहीं करती ये नहीं कह सकते। आधी आधी रात को उसने मृत्युदंड पाए अपराधियों का केस सुना है। मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगा आपका, मैं आपकी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा संदीप जी कि इस देश की न्यायपालिका काम नहीं करती है, छुट्टी मनाती है, आधी आधी रात को अफजल का केस सुनती है।
इतनी व्याकुल मेहनत में करती है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश की अदालतें काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं सर। लाइए कोई अफजल एसएमएस गुरु पे का बेल केस। देती है, सुबह 6 बजे सर, भी सुनती है। अरे सर, स्वतः संज्ञान लेती है ऐसे। और एक चीज और, जब उन्होंने वो पेरोल दिया था जस्टिस खन्ना की बेंच ने, तो उन्होंने ये कहा था अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। अरे साहब, उसके घर में अपराध हो रहा है एक महिला के साथ, अश्लील इशारे हो रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा जी, रहा है, जी। निर्वस्त्र करने का प्रयास हो रहा है, शील हरण किया जा रहा है। केवल और केवल 377 ही नहीं हुआ है, उसके अलावा सब हुआ है एक महिला के खिलाफ जो हो सकता है। सर ऐसा है कि ये सारे संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा, सुबह 6 बजे सुनेगा, रात के 3 बजे सुनेगा, सब करेगा, बशर्ते आपका माध्यम कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी हो। तीसरा कोई आदमी चलेगा नहीं। आई डोंट नो, ये उनके स्वतः संज्ञान पर है, किसी की भी सुन सकते हैं, पर इन दोनों का होना आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद अवनीश सर, बहुत डिटेल में आपने बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारे भ्रम हमारे दूर किए और इस केस के बारे में ऑफ कोर्स सब कोई जानता ही है, पर सिरे से लगातार एक-एक चीज़ को जोड़ना और पूरे स्टोरी कंपाइल करके सामने रख देना, ये और उस पे विश्लेषण भी देना। थैंक यू सो मच फॉर दिस और बहुत क्लैरिटी मिली और दर्शकों से उम्मीद कि कृपया भ्रांतियाँ, भ्रम जो भी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे फैला हुआ है, उनको दूर करने के लिए यह वीडियो कई लोगों तक, आगे अन्य लोगों तक साझा करें, शेयर करें और चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। अवनीश सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमें अपनी बात बताने के लिए और इस केस के सारे तथ्यों को एक साथ सामने रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अपनी अंतिम बात मैं हाथ जी जोड़ सर। के सभी दर्शकों से ये अपील करूंगा कि जिस तरीके से कल इस देश की जनता ने जन मीडिया ट्विटर पर अपनी सक्रियता दिखाई है इस पूरी चीज को लेके, जनता ने स्वतः संज्ञान लिया है, इसको मतलब बार-बार प्रणाम। आज मैं अपील करूंगा जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, सोशल मीडिया के उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करिए और सुप्रीम कोर्ट और मिलॉर्ड्स को एक बार फिर ट्रेंड करिए और पूछिए उनसे सवाल कि उसने आपकी शर्तों का उल्लंघन किया है, आप स्वतः संज्ञान कहां लेंगे, ताकि छुट्टियां बिताते हुए वो जज साहब भी अपने परिवार या खुद के मोबाइल में ये लोगों का अभिव्यक्ति देख सकें। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।